दोस्तों बहुत सारे लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनके बाल झड़ते रहते हैं या गिरते रहते हैं जिसकी वजह से कम हो गए होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हेयर लॉस एक ब्लैंकेट टर्म है। सिर्फ इतना पता होने से कि बाल गिर रहे हैं उनका इलाज ठीक से हो पाए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है दोस्तों ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम हेयर लॉस के 18 रीजंस की बात करेंगे, 18 अलग अलग कारणों की बात करेंगे जिन वजह से हेयर लॉस हो सकता है। दोस्तों हेयर लॉस का इलाज करने में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बाल झड़ रहे हैं वो किस कारण से झड़ रहे हैं। कुछ एक रीजंस होते हैं जिनकी वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो फिर उनका इलाज नहीं हो सकता, और कुछ एक रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अगर बाल कम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो उनका इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको पता चल जाए कि आपका जो हेयर लॉस है वो किस वजह से हो रहा है, या अगर आप अपने डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री बता सकें और आपके डॉक्टर इस बात को समझा सके कि आपका हेयर लॉस होने की वजह क्या है, उससे शायद चीज़ें आसान हो सके, उससे शायद आपका जो ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं डॉक्टर्स उसमें उन्हें हेल्प मिल सके। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट कॉज की, जिसका नाम है हेरेडिटरी हेयर लॉस, मतलब जेनेटिक हेयर लॉस। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, और अगर आपके अंदर वो जीन्स हैं जिनसे कि हेयर लॉस होता है तो फिर आपके अंदर भी हेयर लॉस सूनर और लेटर, मतलब लाइफ में स्टार्ट होगा ही होगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों में हेयर लॉस तो मिडिल एज या उसके बाद स्टार्ट होता है, बट कुछ लोगों में ये टीनेजर्स में भी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर फीमेल्स में जेनेटिक हेयर लॉस होता है तो उसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, और अगर मेल्स में मतलब पुरुषों में होता है तो उसे मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कॉमन चीज़ क्या होती है कि जो हमारे हेयर की रूट्स होती हैं, मतलब जो जड़ें होती हैं, जिसे फॉलिकल्स भी आप कह सकते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते हैं बेसिकली। और वो चेंजेस क्या होते हैं दोस्तों कि फॉलिकल्स श्रिंक हो जाती है, मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कि अब हेयर की ग्रोथ ठीक से नहीं होती, बाल धीरे धीरे पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं या बाल कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी जगह से टूट जाते हैं, और उसके बाद नई ग्रोथ नहीं होती। तो मेल्स में दोस्तों किस तरह से ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि जो हेयर लाइन होती है पुरुषों की, वो हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे जो ये हेयर लाइन है ये पीछे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ साथ पुरुषों में ये भी देखा जाता है दोस्तों कि जो सर के बीच का हिस्सा होता है यहाँ पर गंजापन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे हेयर की ग्रोथ बहुत कम होना स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों जो महिलाएं हैं फीमेल्स, उनमें किस तरह से ये जो जेनेटिक हेयर लॉस है ये दिखाई पड़ता है कि उनके जो बाल हैं ये बहुत थिन होना, मतलब पतले होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कि ऐसा लगता है कि अब बालों की जो डेंसिटी हो गई है वो कम हो गई है। जो उनके बीच का हिस्सा है सर पे, वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि बाल बहुत पतले होने की वजह से बालों की जनसंख्या कम हो गई है। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या जेनेटिक हेयर लॉस का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो वेल, अगर इसका पता जल्दी लग जाए तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिनसे कि ये जो हेयर लॉस है ये डिले किया जा सके, या इसकी जो सिवियरिटी है वो कम की जा सके। बट पूरी तरह से इस चीज़ को रोका जा सके ये साइंस में फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज, मतलब बढ़ती उम्र के साथ साथ भी देखा जाता है कि जो बाल हैं उनकी ग्रोथ कम होती जाती है, बालों के अंदर स्ट्रेंथ कम होती जाती है, जिसकी वजह से बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और नई ग्रोथ ना पाने की वजह से फिर गंजापन दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये जो एज वाली कंडीशन है ये पुरुषों में और महिलाओं में इक्वली देखी जाती है। अब इसमें आपको लग रहा होगा क्या कुछ किया जा सकता है। तो हाँ, अगर आप पहले से पहले अपने बालों की हेल्थ को लेकर के ज़्यादा जागरूक हैं, हाँ अगर आप बालों की हेल्थ से रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर उनकी कमी आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, अगर आप अपने बालों की हाइजीन ठीक से रख रहे हैं, अगर आप इन जनरल उन सारे फैक्टर्स का ध्यान रख रहे हैं जो कि आपके बालों की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस चीज़ को डिले किया जा सकता है या इस चीज़ की सीवियरिटी कम की जा सकती है। दोस्तों हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल अगली कंडीशन है जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। दोस्तों ये एक इम्यून सिस्टम की कंडीशन है, और इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब जो बॉडी का फाइटिंग वाला सिस्टम होता है, वो क्या करता है दोस्तों गलती से वो जो हमारे बाल हैं उनकी जो फॉलिकल्स हैं उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। फॉलिकल्स क्या करती हैं, फॉलिकल्स बाल को अपनी जगह पर रखती हैं। तो अगर फॉलिकल्स पे अटैक शुरू हो जाएगा तो फिर बाल अपनी जगह पे नहीं रह पाएंगे और वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों इस कंडीशन में देखा जाता है कि ना सिर्फ सर के बाल बल्कि और भी जगहों के बाल जो हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कानों के बाल, नाक के बाल, कई लोगों की आईब्रोज या आई लैशेज़ भी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी कंडीशन में रीग्रोथ पॉसिबल है बालों की। तो हाँ, अगर टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए और टाइम पे मेडिसिन्स मिल जाए तो जो इम्यून सिस्टम की तरफ से डैमेज हो रहा है बालों का, हेयर फॉलिकल्स का, वो डैमेज कम हो सकता है या रुक सकता है, जिसकी वजह से हेयर की ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों हेयर लॉस का जो अगला रीज़न है वो ये है कि चाइल्ड बर्थ होना, या कि कोई इलनेस हो जाना, मतलब कोई बीमारी हो जाना, या कि लाइफ में कोई भी बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाना। नॉर्मली इन कंडीशंस के बाद भी दोस्तों देखा जाता है कि बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ने लगते हैं। आप सो करके उठते हैं सुबह और ऐसा दिखता है आपको अपने पिल्लों पे कि बाल बहुत सारे टूटे हुए हैं,
और आप घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो नॉर्मली दोस्तों देखा जाता है कि जो ऐसी कंडीशन है, जब इन कंडीशंस का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है टाइम के साथ साथ, तो फिर बालों की ग्रोथ दोबारा वापस आ जाती है। कई बार दोस्तों पर्सनल लाइफ में कोई बहुत स्ट्रेस चल रही हो, जैसे कि कोई रिलेशनशिप का लॉस हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, या किसी को कोई बीमारी हो गई हो, ऐसी कंडीशंस में भी दोस्तों हेयर लॉस देखा गया बहुत बार बढ़ जाता है। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बॉडी उस लॉस के साथ में या उस ग्रीफ मतलब उस दुख के साथ में एडजस्ट करती है दोस्तों, तो बालों का जो टूटना या झड़ना है उसकी स्पीड कम हो जाती है और धीरे धीरे से रीग्रोथ होना भी स्टार्ट होते हुए देखा गया है। दोस्तों कैंसर का ट्रीटमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हेयर लॉस होने का। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में दोस्तों कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी का मतलब है जो कैंसर की मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं। तो कई सारी मेडिसिन में दोस्तों ये प्रभाव होता है कि वो जो बाल हैं उनका टूटना स्टार्ट हो जाएगा और पूरी तरह से गंजापन भी आ जाता है बहुत सारी मेडिसिन की वजह से। साथ साथ दोस्तों रेडियोथेरेपी होती है जिसमें कि किरणें दी जाती हैं पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर कैंसर इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से भी दोस्तों हेयर लॉस देखा जाता है, बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जब केमोथेरेपी का या रेडियोथेरेपी का दोस्तों असर ख़त्म हो जाता है हफ्तों के या महीनों के बाद, उसके बाद कई सारे पेशेंट्स में फिर रीग्रोथ देखी जाती है। दोस्तों अगला रीज़न है हेयर लॉस होने का कि जब कभी हेयर की केयर लोग बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बालों की बहुत ज़्यादा पॉमिंग स्टार्ट कर दी, या बहुत ज़्यादा बालों को हीट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, या दोस्तों बालों को बहुत ज़्यादा डाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं डैमेज सहना पड़ता है। जैसे जो डाइज़ हैं उनमें कई बार हार्श केमिकल्स होते हैं अगर वो अच्छी कंपनी के नहीं है, या जैसे कि हीट ट्रीटमेंट देते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए या पॉमिंग करते हैं, तो उनकी वजह से भी दोस्तों जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रेस में आ जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ये देखा गया है। तो नॉर्मली ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं दोस्तों अगर उनका लॉस परमानेंट हो गया है फिर तो उस जगह पे परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ जल्दी ही पकड़ ली गई है और ये जो ट्रीटमेंट इस तरह के हार्श ट्रीटमेंट्स हैं अगर ये नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे देखा जाता है कि हेयर फॉलिकल्स अपनी नॉर्मल हेल्थ ले लेती हैं और बालों का टूटना कम हो जाता है, रीग्रोथ दोबारा होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपकी हेयर की केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी हेयर को कलर करते हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत हार्श केमिकल्स या बहुत हार्श डाई इस्तेमाल ना करें। अगर आप पर्म करते हैं आपको ध्यान रखना है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे, अगर आप बालों को हीट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो इससे आपके हेयर फॉलिकल्स के डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर वो परमानेंट डैमेज हो गया दोस्तों, तो फिर जो हेयर लॉस के स्पॉट्स हैं दोस्तों वो परमानेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगला कॉज होता है आपकी हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, कि अगर आप अपने बालों को कुछ इस तरह से ठीक करते हैं कि बालों का एक पर्टिकुलर जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा खिंचाव में रहता है, तो भी उस जगह की जो हेयर फॉलिकल्स हैं दोस्तों वो डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के बाल टूट सकते हैं और वहाँ पे गंजापन आ सकता है। इस कंडीशन को ट्रैक्शन एलोपेशिया भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके किसी भी पर्टिकुलर एरिया के हेयर बहुत एक्सट्रीम पुल हो रहे हैं, तो वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स के डैमेज होने की वजह से हेयर लॉस कॉमनली देखा जा सकता है। दोस्तों फीमेल्स में हेयर लॉस होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी होता है कि जो हार्मोन्स हैं उनका कुछ इम्बैलेंस हो गया हो शरीर में। तो मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कई सारी फीमेल्स में दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की कंडीशन होती है। इस कंडीशन में जो ओवरीज़ हैं, जो अंडाशय हैं, उनमें छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है, मतलब छोटे छोटे पाउच टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और इस कंडीशन में दोस्तों जो हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स मेल हार्मोन्स, उनका बहुत डिसबैलेंस हो जाता है महिला के शरीर के अंदर। इस वजह से भी देखा जाता है कि हेयर लॉस होना काफ़ी गति से बढ़ जाता है या एक्सेलरेट हो जाता है। दोस्तों कई सारी महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, तो अगर इसका इस्तेमाल भी अचानक से बंद कर दें तब भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने की कंडीशन देखी जाती है। दोस्तों हेयर लॉस का अगला इंपॉर्टेंट कॉज है आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन हो जाना। तो अगर आपके स्कैल्प में दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है तो भी हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्कैल्प में इन्फेक्शन का नॉर्मली पता कैसे लगता है कि जो स्कैल्प है, स्कैल्प का मतलब होता है आपकी खोपड़ी, तो स्कैल्प में या तो रेडनेस हो जाएगी, या तो स्कैल्प के अंदर आप छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक डॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो आपका स्कैल्प बहुत फ्लेकी हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया कि स्कैल्प से वाइट कलर का जो डेड स्किन टाइप का सब्सटेंस होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। स्कैल्प में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, या स्कैल्प में खारिश होना स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस तरह की कंडीशंस में दोस्तों स्कैल्प का इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जा सकता है। और अगर स्कैल्प का इन्फेक्शन लंबे टाइम तक बना रहे तो उससे जो हेयर फॉलिकल्स हैं दोस्तों उनमें डैमेज होता ही है, तो जिस वजह से बालों की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। और अगर इस चीज़ को टाइम पे दोस्तों ना ट्रीट किया जाए तो गंजापन भी हो सकता है। लेकिन अगर स्कैल्प इन्फेक्शन को दोस्तों टाइम पे ट्रीट किया जाए तो उससे हेयर ग्रोथ दोबारा आ सकती है। दोस्तों हेयर लॉस का अगला कॉज है सोरियासिस। तो दोस्तों सोरियासिस एक स्किन की कंडीशन होती है और इम्यून सिस्टम की बीमारी होती है। और कई बार देखा जाता है दोस्तों कि जिन पेशेंट्स को सोरियासिस होता है उनका स्कैल्प भी किसी ना किसी स्टेज में सोरियासिस में अफेक्ट होता है।
ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स में होता है दोस्तों। तो जब स्कैल्प में भी सोरियासिस हो जाएगा तो उस कंडीशन में दोस्तों हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स का डैमेज हो चुका होता है। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों उस पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर कि ये डैमेज हो रहा है वहाँ पे गंजापन भी देखा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पेशेंट को सोरियासिस है, कि अपने जो आपके स्किन के डॉक्टर हैं उनसे इस चीज़ को डिस्कस करके चलिए, ताकि आपको हेयर लॉस की संभावना कम से कम हो। और अगर आपके स्कैल्प में सोरियासिस डेवलप हो चुका है या हो रहा है तो उसका टाइमली इंटरवेंशन किया जा सके। दोस्तों हेयर लॉस होने का अगला कारण है कई तरह की मेडिसिन्स। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी मेडिसिन जब लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या इस मेडिसिन की वजह से हेयर लॉस हो सकता है या हेयर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके डॉक्टर आपको ठीक से बता देंगे। तो आपको कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने के पहले हेयर हेल्थ के बारे में एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना है, अगर आप अपनी हेयर की हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस में हैं या क्यूरियस हैं तो। साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम मेडिसिन ले रहे होते हैं लेकिन अचानक से एब्रप्टली उन्हें बंद कर देते हैं लेना। तो ऐसा करने पे भी कई बार हेयर की हेल्थ प्रभावित हो जाती है, हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको किसी भी मेडिसिन को अपने आप से अचानक से नहीं बंद करना है। जो कुछ भी करना है मेडिसिन के बारे में अपने डॉक्टर की सलाह में ही करना है, पूरी तरह से सलाह मान के करना है। दोस्तों अगला रीज़न है हेयर लॉस होने का कि कई लोग अपने बालों को पुल करते रहते हैं। कई लोग दोस्तों स्ट्रेस में होते हैं तो अपने बालों को थोड़ा थोड़ा खींचते रहते हैं अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए। ये एक तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है। इसे दोस्तों ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं। और इस कंडीशन में भी दोस्तों हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हेयर की पुलिंग इतनी सीवियर है कि हेयर की फॉलिकल्स भी डैमेज हो चुकी हैं तो फिर उस पर्टिकुलर पोर्शन में बाल नहीं आ पाते अपने आप नेचुरली। तो इस कंडीशन को भी दोस्तों टाइम पे पकड़ना इंपॉर्टेंट है कि क्या स्ट्रेस की कंडीशन में कोई अपना बार बार बालों को पुल कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ये एक हेयर लॉस का कारण हो सकता है। दोस्तों अगली कंडीशन है जिसका नाम है स्कारिंग एलोपेशिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इन्फ्लेमेशन की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन अगर ह्यूज चल रहा है तो उस इन्फ्लेमेशन दोस्तों क्या होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी की सेल्स हैं वो अंदर से सूजन में हैं। सूजन क्यों है? क्योंकि उन सेल्स में किसी ना किसी तरह की इंजरी हुई है, या तो केमिकल इंजरी है या तो फिजिकल इंजरी है या किसी और वजह से इम्यून सिस्टम वाली इंजरी है, कुछ तो इंजरी है। तो इन्फ्लेमेशन नॉर्मली बहुत सारी बीमारियों में होता है। फॉर एग्जांपल कोविड में सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन में नॉर्मली सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई सारी क्रोनिक बीमारियां जो होती हैं, लॉन्ग टर्म वाली बीमारियां, उनमें भी सेल्स में इन्फ्लेमेशन होता है। तो दोस्तों अगर इन्फ्लेमेशन लंबे टाइम तक रहे और अगर इन्फ्लेमेशन स्ट्रांग हो, उससे भी देखा जाता है कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये वाला डैमेज दोस्तों हेयर फॉलिकल्स का परमानेंट है तो फिर हेयर लॉस परमानेंट हो जाता है। तो ज़रूरत है इस कंडीशन को भी जल्दी पकड़ने की, डॉक्टर से अपने सिम्टम्स जल्दी डिस्कस करने की। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है तो टाइम पे अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, उन्हें बताइए ताकि वो असेस कर सके कि क्या बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। इन्फ्लेमेशन टेस्ट करने के लिए दोस्तों एक तो पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है जिससे सिम्टम्स से पता लगता है कि क्या इन्फ्लेमेशन वाले कोई चांस हैं। साथ साथ ब्लड टेस्ट भी होते हैं देखने के लिए कि ब्लड के अंदर इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स का क्या लेवल है। अगर वो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स ज़्यादा है इसका मतलब इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन है। दोस्तों अगला कॉज है हेयर लॉस होने का कुछ तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जैसे कि सिफिलिस। दोस्तों सिफिलिस में क्या होता है, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। और दोस्तों इसमें हेयर लॉस हो सकता है बहुत अलग अलग जगहों से। पैची हेयर लॉस होता है नॉर्मली इसमें, तो आपके स्कैल्प से तो हो ही सकता है, साथ साथ दोस्तों आईब्रोज से या आई लैशेस से भी हेयर लॉस होते हुए इसमें देखा गया है। दोस्तों ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर जो दाढ़ी होती है या बियर्ड या मस्टेशेस होती हैं वहाँ से भी हेयर लॉस देखा जाता है इसमें। तो ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कॉज है हेयर लॉस होने का। और अगर आपके मन में आ रहा है कि सिफिलिस की कंडीशन में क्या अगर हेयर लॉस हो गया तो क्या दोबारा बाल वापस आ सकते हैं, तो हाँ, अगर इसका टाइम पे इलाज कर दिया जाए तो फिर हेयर की रीग्रोथ होना पॉसिबल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला कॉज है दोस्तों हेयर लॉस होने का थायराइड डिसीजेज़। तो दोस्तों जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है अगर वो ज़रूरत से कम काम करे तब भी हेयर लॉस हो सकता है, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दे तब भी हेयर लॉस हो सकता है। तो ज़रूरत है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक ठाक काम करती रहे, ना तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जिसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, ना कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जिसका मतलब होता है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रही है। थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम होने में दोस्तों नॉर्मली हेयर थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर बहुत जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, गुच्छे गुच्छे करके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों इसमें भी वही होता है कि अगर ट्रीटमेंट ठीक से कर दिया जाए जो भी थायराइड की डिसीज़ है उसका, तो फिर जो हेयर की रीग्रोथ है वो पॉसिबल होती है। दोस्तों फ्रिक्शन भी एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है हेयर लॉस होने का। मतलब कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के जो बाल हैं अगर उनके ऊपर कोई बहुत टाइट क्लोथिंग पहन रखी है आपने, या कि बहुत टाइट कोई सॉक्स पहन रखे हैं, या कि बहुत टाइट बूट्स पहन रखे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया के बाल गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं। दोस्तों अगला कॉज है हेयर लॉस होने का कि अगर आपके शरीर में बायोटिन की या प्रोटीन की या आयरन की या जिंक की कमी चल रही है, सेलेनियम की या विटामिन सी की, अगर आपके अंदर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी चल रही है दोस्तों, तब भी देखा जाता है कि जो बालों की ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होती और बाल जल्दी जल्दी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाल अंदर से वीक हो जाते हैं। दोस्तों बालों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बालों की प्रॉपर हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स ठीक से मिलते रहें।
तो अगर आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो उसकी वजह से देखा जाएगा कि बालों की ग्रोथ अफेक्ट हो ही जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज़ अभी डिस्कस किए हैं और ये इंपॉर्टेंट है अगर आप हेयर लॉस से जूझ रहे हैं कि आपको ये पता होना कि आपके अंदर शायद कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कि हेयर लॉस हो रहा है। आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं ताकि जो आपका ट्रीटमेंट है उस पर्टिकुलर कॉज के हिसाब से बताया जाए या उस तरह से एक आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाए। क्योंकि अदरवाइज़ तो फिर ये बीटिंग अराउंड द बुश की बात ये होगी कि आपको रीज़न नहीं पता या आपके डॉक्टर को रीज़न नहीं पता है, तो आप हेयर लॉस के लिए फिर क्या करेंगे। एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि आप किसी के पास हेयर लॉस के लिए जाओ तो आपको वो विटामिन की टैबलेट्स दे देंगे, जबकि शायद हेयर लॉस का रीज़न कुछ और होगा। तो ऐसा ठीक नहीं है। आपको ज़रूरी है हेयर लॉस का कारण पता होना ताकि आप उस कारण पे वर्क कर सकें, उस कारण को दूर कर सकें और आपके हेयर की हेल्थ अच्छी हो सके।